हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। दोस्तों, मैं अनमोल रतन श्रीवास्तव इस चैनल पर आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, वो 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो मेन मोटिव है वो सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, मेरा जो अपना पर्सनली टारगेट है वो ये है कि आपको सीईटी के एग्ज़ाम में फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ वो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए ही हो। ठीक है, ऐसा मैंने टारगेट बना के रखा है। तो हम लोग बेसिकली फोकस किसको कर रहे हैं? सीटी एग्जामिनेशन को कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका आने वाला है उस सीटी एग्ज़ाम में आप बेस्ट स्कोरिंग कर सकें, जिसका हमारा एम है। ठीक है, तो हम अपने एम को आगे बढ़ाते हैं और जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स को। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास लाइट जो थी, लाइट लोग देखते थे। लाइट क्या है? लाइट एक टाइप की एनर्जी है। लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। अब लोगों ने इस लाइट के फॉर्म को जानना चाहा। लोग इस लाइट के फॉर्म को जानना चाहे कि ये लाइट किस फॉर्म में है, ये पार्टिकल है, वेव है, क्या है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में लाइट आगे ट्रैवल कर रही है मीडियम में। ये जानना ज़रूरी था ना, क्योंकि लाइट तो हमें दिख रही है, हम लाइट के हेल्प से चीज़ों को देख रहे हैं और चीज़ें ब्राइट हैं या डार्क हैं, कैसी हैं, ये चीज़ें तो हमें पता चल रही हैं। बट लाइट एक्चुअल में किस फॉर्म में है, लाइट खुद को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, ये जानना बड़ा ज़रूरी था। तो ये बताने के लिए, लाइट के फॉर्मेट को बताने के लिए सबसे पहले एंट्री होती है न्यूटन की। ठीक है, फर्स्ट एंट्री किसकी होती है? न्यूटन की होती है। फर्स्ट साइंटिस्ट आपके आते हैं न्यूटन। और ये न्यूटन जब आते हैं ना, तो न्यूटन ने कहा कि लाइट को मैं पार्टिकल मानता हूँ। लाइट क्या है? पार्टिकल है। लाइट को इन्होंने क्या माना? पार्टिकल माना। ठीक है, लाइट को पार्टिकल मान करके इन्होंने कार्पस्कुलर थ्योरी दी। ठीक है, लाइट को क्या माना इन्होंने? पार्टिकल माना, और पार्टिकल मान करके इन्होंने कार्पस्कुलर थ्योरी दी। कार्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कार्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं इस लाइट में क्या करते हैं? लगातार वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और लाइट इसी छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ही मीडियम में क्या कर रही है? प्रोपागेट कर रही है, मतलब आगे ट्रेवल कर रही है। ये कॉन्सेप्ट किसका था? न्यूटन का था। और इन्होंने लाइट के इस पार्टिकल नेचर से इन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इन्होंने लाइट को पार्टिकल मान करके किया। और लेकिन ये फेल हो जाते हैं। न्यूटन क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। न्यूटन सबसे पहले क्या माने? पार्टिकल। और पार्टिकल मान करके इन्होंने कौन सी अपनी थ्योरी दी? कार्पस्कुलर थ्योरी। कार्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल के ही फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है। और इस कार्पस्कुलर थ्योरी को ही बेस मान करके न्यूटन ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। और जब ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी तो ये फेल हो गए एक जगह पे। किस जगह पे फेल हुए ये भी जानना जरूरी है। तो ये फेल इस बात पे हुए कि लाइट जो होती है वो रेयरर मीडियम में फास्टर ट्रेवल करती है, और डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए। लाइट को पार्टिकल मान करके न्यूटन ये वेरीफाई नहीं कर पाए कि वाई लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है जबकि डेंसर मीडियम में कम होती है। ये एक्सप्लेन करने में जब ये फेल हुए तो इस न्यूटन के बाद एंट्री होती है हाइगेंस की। न्यूटन के बाद एंट्री होती है हाइगेंस की। ठीक है, हाइगेंस की एंट्री होती है, और हाइगेंस लाइट को मानते हैं वेव। हाइगेंस लाइट को क्या मानते हैं? वेव मानते हैं। हाइगेंस जो है ये लाइट को क्या मानते हैं? वेव मानते हैं। अब वेव क्या होता है? हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, वेव। तो वेव क्या है? वेव हम जानते हैं सबसे पहले। वेव होता है मीडियम में डिस्टर्बेंस। अगर मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो क्या है? वेव है। ठीक है, तो वेव को आप समझ सकते हो मीडियम में डिस्टर्बेंस है। हाइगेंस ने वेव, लाइट को वेव मान करके इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हाइगेंस ने प्रूफ कर दी। लाइट को क्या माना इन्होंने? इन्होंने लाइट को वेव माना।
ये प्रोसेस लगातार चलता जा रहा है कि डिस्कवरी कर रहे हैं लाइट को, क्या मान रहे हैं क्या नहीं मानना है। तो ये सारे लोग अपना अपना एक थेसिस देते जा रहे हैं, अपना अपना एक कंक्लूजन देते जा रहे हैं कि मैं लाइट को ये मानकर ये प्रूफ कर रहा हूँ, ये प्रूफ कर रहा हूँ। जिसमें बेसिकली हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले कौन थे? न्यूटन थे। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मान करके अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल कर रही है। और उस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को बेस मान करके न्यूटन ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन न्यूटन फेल हो गए। न्यूटन फेल कहाँ हुए? न्यूटन ये नहीं बता पाए कि लाइट रेयरर मीडियम में फास्ट ट्रैवल करती है जबकि डेंसर मीडियम में स्लो ट्रैवल करती है। ठीक है, तो उसके बाद साइंटिस्ट की एंट्री होती है किसकी? हाइगेंस की। हाइगेंस लाइट को वेव मानते हैं। हाइगेंस लाइट को क्या मानते हैं? वेव मानते हैं। और वेव क्या होता है? वेव होता है डिस्टर्बेंस इन मीडियम। मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो जो हलचल होती है ना, उसी को वेव बोलते हैं। ठीक है, तो हाइगेंस ने लाइट को वेव माना और वेव मानकर अपनी वेव थ्योरी दी। ठीक है, इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मेरे पास एक सोर्स है, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक सोर्स है ये क्या है? सोर्स है। सोर्स है तो सोर्स से लाइट निकलेगी 100%। सोर्स से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। और लाइट जब निकलेगी तो वो मीडियम में क्या करेगी? प्रोपेगेट करेगी। लेकिन हाइगेंस ने कहा अगर मैं कोई एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करता हूँ मीडियम में, हाइगेंस ने कहा कि अगर मैं मीडियम में कोई एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करता हूँ, तो हमने एज्यूम कर लिया, हाइगेंस ने कहा और हमने एज्यूम कर लिया। हमने एक सरफेस एज्यूम किया इस मीडियम में, और इन्होंने कहा कि अगर मैं कोई एक इमेजिनरी सरफेस मीडियम में एज्यूम कर रहा हूं तो उस सरफेस का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। इन्होंने कहा कि इस सरफेस का हर एक पॉइंट जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन्होंने कहा कि उस सरफेस का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। और जब ये सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा तो ये अपने से सेकेंडरी वेव जनरेट करेंगे। जब ये सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेंगे तो ये अपने से क्या करेंगे? सेकेंडरी वेव जनरेट करेंगे, और लाइट इसी फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करती है। और इन्होंने इस इमेजिनरी सरफेस को नाम दिया कि ये क्या है? इमेजिनरी सरफेस वेव फ्रंट है। इन्होंने इस इमेजिनरी सरफेस को क्या नाम दिया? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। ठीक है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दो चीजें लेकर के आए, वेव और वेव फ्रंट लेकर के आए। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस इन मीडियम। और वेव फ्रंट क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस जो मीडियम में एज्यूम किया गया, और उस सरफेस का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया, और हर एक सेकेंडरी सोर्स अपने से एक सेकेंडरी वेव जनरेट कर रही है। तो इस तरीके से मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। ये हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था। अब इन्होंने कहा कि अगर मेरा सोर्स जो है वो इस छोटा सा पॉइंट है, अगर मैंने सोर्स क्या लिया? एक छोटा सा पॉइंट लिया, यूं समझ लो। इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया कि सोर्स और वेव फ्रंट, सोर्स और वेव फ्रंट, इन दोनों के साइज को इन्होंने एक्सप्लेन किया। हाइगेंस ने कहा कि अगर मेरा सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स है। ठीक है, अगर मेरा सोर्स पॉइंट सोर्स है, मतलब एक छोटा सा मैंने बल्ब जला दिया, मतलब यूं समझ लो इतना बड़ा सा बल्ब मैंने जलाया, एक छोटा सा मैंने सोर्स लिया है, तो उस सोर्स का वेव फ्रंट किस शेप में होगा? उस सोर्स का वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। ठीक है, अगर हमारा सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। आगे इन्होंने कहा कि अगर मेरा सोर्स पॉइंट ना होकर के कैसा है? लीनियर है। अगर मेरा सोर्स कैसा है? पॉइंट ना होकर के लीनियर है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। इसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, हाइगेंस ने सोर्स और वेव फ्रंट के शेप को बताया। इन्होंने कहा अगर मेरा सोर्स कैसा होगा? पॉइंट होगा, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल होगा। लेकिन अगर मेरा सोर्स लीनियर होगा तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। ये उठापटक चल रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। और इन्होंने कहा कि अगर सोर्स और वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
सोर्स और वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमेशा वेव फ्रंट कैसा होगा, एक सरफेस की तरह होगा, ठीक है, या लीनियर बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर डिस्टेंस सोर्स और वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक बहुत लार्ज है, ठीक है, सोर्स और वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब दूर दूर है। सोर्स यहाँ है तो वेव फ्रंट कहाँ चला गया, बहुत दूर चला गया, ठीक है। सोर्स और वेव फ्रंट के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, एक प्लेन बनता है। क्या बनता है, प्लेन। वो उड़ाने वाला प्लेन नहीं है बच्चे, एरोप्लेन नहीं है, ये प्लेन होता है। प्लेन जैसे हम जिसको सरफेस बोलते हैं, एक सरफेस की तरह बनता है, ठीक है। वरना उड़ाने वाला प्लेन समझ लो, एयर होस्टेस इसमें नहीं आएगी, है ना ठीक है। तो न्यूटन थे, न्यूटन ने अपना कर्पस्कुलर थ्योरी दिया, उसके बाद हाइजेंस आए, हाइजेंस ने अपना वेव थ्योरी दिया। हाइजेंस इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। देखो एंट्री एक स्कूल में तो हर कोई पढ़ने जाता है ना, स्कूल में हर कोई पढ़ने जाता है, सारे के सारे बच्चे पास हो जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सारे लोग देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हुआ क्या, न्यूटन आए, एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन अटेंड कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, फेल होके चले गए। हाइजेंस आए, हाइजेंस ने कुछ क्वेश्चन अटेंड किया, कुछ नहीं अटेंड कर पाए। वो कौन सा क्वेश्चन था जिसको हाइजेंस नहीं अटेंड कर पाए, तो वो था आपका पोलराइजेशन, ठीक है। हाइजेंस पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। हाइजेंस जो है ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और पोलराइजेशन को जब लाइट को वेव मान करके जब ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हाइजेंस की भी थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और उसके बाद आते हैं मैक्सवेल। हाइजेंस जब पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो एंट्री किसकी होती है, मैक्सवेल की होती है, ठीक है। किसकी एंट्री होती है, मैक्सवेल की, ठीक है। मैक्सवेल, ये वो ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं है, ठीक है। ये मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हैं, वरना वो मैक्सवेल समझ लो क्रिकेटर जो है ना, तो वो क्रिकेटर वाले नहीं मैक्सवेल हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं। और मैक्सवेल एंट्री करते हैं और ये लाइट को मानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को ये क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये लाइट को मानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें ना तो मेरे को क्या मिल रहा है, ध्यान से समझना बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे को दो कंपोनेंट मिल रहे हैं इसमें, एक इलेक्ट्रो कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ब्रेक करें तो मेरे को दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक इलेक्ट्रो कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। मतलब एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो लाइट है ना उसके पास दो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है, साथ ही साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये दोनों लाइट में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल है ना वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये ध्यान रखना बच्चे, इनका वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द direction of electric molecules and magnetic molecules vibration direction of electric molecules and magnetic molecules are in same direction। इनका वाइब्रेशन एक सेम डायरेक्शन में होता है जबकि इनका प्रोपागेशन जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन इनका सेम डायरेक्शन में होता है जबकि प्रोपगेशन जो इनका होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और साथ ही साथ ये वेव के प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर मूव करते हैं। जैसे अगर वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाई और मैग्नेटिक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने बाई फिगर इसको एक्सप्लेन किया, हाँ इन्होंने ही एक्सप्लेन किया, मैंने नहीं किया था, ठीक है, मैं तो इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया। और ऐसे ही मैग्नेटिक कंपोनेंट को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक कंपोनेंट। कंडीशन ये होना चाहिए दोनों के लिए
कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों होते हैं, एक्चुअल में होते हैं, ये सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में बोले तो जहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, वहीं पे मैग्नेटिक कंपोनेंट का मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स और मैग्नेटिक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स, ये सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स और मैग्नेटिक कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। डन है। लेकिन इनका प्रोपगेशन क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करते हैं। साथ ही साथ अगर ये वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और वेव के मूवमेंट की वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है, और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, c होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से आपको दिख रहा होगा कि वेव जो हो रही है, वेव जो प्रोपगेट हो रही है, वो c वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट y डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक कंपोनेंट z डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस फॉर्म पे लाइट आगे ट्रेवल करती है। तो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। मैक्सवेल की ये थ्योरी भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। लोग आते गए और फेल होते गए। ठीक है, पहले किसने एंट्री करी, न्यूटन। न्यूटन फेल हुए, क्या नहीं बता पाए, न्यूटन ये नहीं बता पाए कि लाइट रेयरर में फास्ट ट्रैवल करती है जबकि डेंसर में स्लो ट्रैवल करती है। फिर हाइगेंस आए, हाइगेंस क्या नहीं बता पाए, हाइगेंस वेव मान के आए थे और क्या नहीं बता पाए, हाइगेंस ये नहीं बता पाए कि पोलराइजेशन वेव मान के कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। पोलराइजेशन को आप वेव मान के कैसे प्रूफ कर दोगे, है ना। उसके बाद मैक्सवेल एंट्री करते हैं। मैक्सवेल क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं। लाइट को क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया ना कि लाइट के पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, साथ ही साथ मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। अब जब लाइट के पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि लाइट कंपोनेंट के और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उनका प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और साथ ही साथ वेव के प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। अगर वेव x डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट y और मैग्नेटिक कंपोनेंट z डायरेक्शन में। डन है, ये आपस में ऐसे इंटरचेंज होते हुए एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करते हैं। लेकिन मैक्सवेल भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैक्सवेल फेल कहाँ होते हैं, ये हम लोग देखते हैं। मैक्सवेल जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैक्सवेल किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, रमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और इसलिए मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, ये फेल हो जाता है। तो मैक्सवेल का कहाँ फेल होते हैं, मैक्सवेल कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान करके प्रूफ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सवेल क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और जब मैक्सवेल यहाँ फेल होते हैं तो उसके बाद कोई नया आएगा। अरे एक लोग फेल हुए तो दूसरे लोगों की एंट्री होती है ना। तो मैक्सवेल जब फेल होते हैं तो इसके बाद एक नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिनका नाम होता है प्लांक। ठीक है, एक नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिनका नाम क्या होता है, प्लांक। प्लांक की एंट्री होती है। ठीक है, और प्लांक जो है ये लाइट को क्या मानते हैं, ये लाइट को छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में मानते हैं। प्लांक कहते हैं कि लाइट जो होती है ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इन छोटे छोटे पैकेट्स को इन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा। मतलब ये अपना कौन सा थ्योरी लेकर के आए, क्वांटम थ्योरी लेकर के आए। प्लांक अपनी कौन सी थ्योरी लेकर के आए, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, और इस क्वांटम थ्योरी में इन्होंने लाइट को क्या माना, पैकेट्स माना। ठीक है, लाइट को क्या माना इन्होंने, पैकेट्स माना, और इसी पैकेट्स को नाम दे दिया इन्होंने क्या, क्वांटा। इस पैकेट्स को इन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा। ठीक है, तो मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैक्स प्लांक ने माना कि लाइट जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करती है, और इस छोटे छोटे पैकेट्स को इन्होंने स्पेशली नाम क्या दिया, क्वांटा। तो हम बोल सकते हैं फाइनली कि लाइट जो है वो क्वांटा के फॉर्म में मीडियम में ट्रेवल करती है।
अब अगर छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उस पैकेट्स की अपनी एनर्जी होगी, उस पैकेट की अपनी एनर्जी होगी। तो प्लांक ने कहा बिल्कुल होगी। प्लांक ने उस पैकेट की एनर्जी बताई, इन्होंने कहा उस पैकेट की एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू कितना बताया, एच न्यू, जहां पे H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। इन्होंने कहा अगर मेरे पास कोई nth पैकेट्स है, nth पैकेट है, उस nth पैकेट की अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? इन्होंने कहा ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू, एन एच न्यू। ये nth पैकेट की अगर एनर्जी मुझे निकालनी है तो ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच न्यू। और इसको बेसिस मान करके जो साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। मतलब मैक्सवेल जहां फेल हुए थे उसको ये इन्होंने, प्लांक्स ने क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, मतलब रमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दे करके एक्सप्लेन कर दिया। मतलब लाइट को क्या माना, क्वांटा मान करके एक्सप्लेन कर दिया। और क्वांटा की अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। वो एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होती है। डन है। और इन्होंने मैक्स प्लांक की जो कमियां थी उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब जब मैक्स प्लांक की कमियां दूर कर दिया तो इनके में भी कमी निकलनी चाहिए, लेकिन ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये जब क्वांटा मान लिया ना, तो ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो हाइजेंस कर ले गए थे। वेव मान करके हाइजेंस ने क्या कर दिया था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन प्लांक इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और प्लांक भी क्या हो गए, फेल हो गए। अच्छा, ये सारी चीज़ें इन लोगों में आपस में चल रही थी कि वो वेव मानते, वो पार्टिकल मानते, फिर कोई क्वांटा मान लेता, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान लेता, इस तरीके से लोगों में चलती रही। और एक बंदा था जो सारी चीज़ें बैठ के एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था कौन क्या लेकर के आ रहा है और लाइट कब किस तरीके से रंग बदल रही है। इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखिएगा, आगे आते हैं कौन से साइंटिस्ट, डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली अपना ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद एक अपना थ्योरी देते हैं। इनकी थ्योरी क्या थी, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन ने क्या माना, पार्टिकल माना, हाइजेंस ने वेव माना, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने, फिर कौन है, प्लांक आए, प्लांक ने क्वांटा माना, पैकेट्स माना, मतलब ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सा पार्टिकल मान लिए ना। तो पार्टिकल वेव का ये लगातार कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था। अब इस चीज को ऑब्जर्व कौन कर रहे थे, डी ब्रॉगली कर रहे थे कि पार्टिकल वेव चलता आ रहा है। अगर पार्टिकल मान रहे हो तो वेव वाली प्रॉपर्टी छूट जा रही है, वेव मान रहे हो तो पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी छूट जा रही है। ये सारी चीजें लगातार डी ब्रॉगली क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। और फिर फाइनली डी ब्रॉगली की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, डी ब्रॉगली की। डी ब्रॉगली की एंट्री होती है और डी ब्रॉगली फाइनली अपना थ्योरी देते हैं और ये डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं कि लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। ठीक है, लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। मतलब यूं ही समझ लो, ये एक रंग बदलने वाले गिरगिट है, रंग बदलने वाली गिरगिट है, जो जैसा सिचुएशन देखेगा वैसा रंग बदल लेगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि लाइट भी कुछ इस तरीके से होती है कि ये जब पार्टिकल को नहीं एक्सप्लेन कर, जब कुछ नेचर, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिनको पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको कौन एक्सप्लेन कर देगा, वेव नेचर एक्सप्लेन कर देगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको वेव नेचर नहीं कर पा रहा है तो उसको पार्टिकल कर देगा। यही बेस मान करके डी ब्रॉगली ने अपना डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया, और यही चीज पहले कोई सोच लेता तब डी ब्रॉगली की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो डी ब्रॉगली फाइनली अपना रिलेशन क्या देते हैं, डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट देते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। समझ में आया। अब जब इन्होंने बताया कि लाइट के पास जब डुअल नेचर है तो लाइट का वेवलेंथ भी तो इनको बताना था। तो इन्होंने कहा कि लाइट का जो वेवलेंथ है ना, लाइट का वेवलेंथ जो है, लाइट का
वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p, जहाँ पे h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और p क्या है, क्योंकि इन्होंने पार्टिकल भी माना है ना, तो पार्टिकल की मोमेंटम होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि उस लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, जहाँ p क्या है उस पार्टिकल का मोमेंटम है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और इस बिहाफ पे इन्होंने उस लाइट की वेवलेंथ को डिसाइड किया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mb, जहाँ m क्या है मास ऑफ द पार्टिकल और v वेलोसिटी है और h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस बिहाफ पे डी ब्रॉगली ने वेव का क्या दिया, वेवलेंथ को डिफाइन किया। डन है। जब डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर दे दिया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, और उसका इन्होंने वेवलेंथ भी डिसाइड कर दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन mb होगा, ठीक है। तो लाइट की सारी प्रॉपर्टी फिर होल्ड होने लगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो पार्टिकल नहीं करता उसको वेव मान के कर दिया जाता और जो वेव नहीं करता उसको पार्टिकल मान करके कर दिया जाता। और इस तरीके से लाइट को क्या माना गया कि डुअल नेचर है लाइट के पास, ठीक है, पार्टिकल और वेव नेचर भी है। अब इसके बाद हमारे पास जब वेव पूरी तरीके से लाइट डिफाइन हो चुकी है, तो हमने क्या कर दिया, लाइट को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करवाना स्टार्ट कर दिया। मतलब यूँ समझ लो, अब मेरे पास कोई काम बचा नहीं था, काम बचा नहीं तो कुछ खुराफात होना चाहिए ना। कुछ खुराफात में हमने क्या किया, हमने दो लाइट लिया और दोनों लाइट को एक दूसरे के ऊपर मिलाना शुरू कर दिया और रिएक्शन देखना था ना कि दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो अब हमने पढ़ा क्या, सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन। अगला जो हमारा आता है वो क्या आता है, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, दो लाइट को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सुपर इम्पोज करवाएंगे तो देखिए होता क्या है, मान लिया एक लाइट मेरे पास ये है, ठीक है, एक लाइट मेरे पास ये है और दूसरी लाइट जो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो थोड़ा सा इससे कम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, और सेम फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। और इन दोनों लाइट वेव को जब मैंने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया, एक दूसरे के ऊपर जब मैंने इसको कर दिया, तो ये फाइनली क्या हो जा रहे हैं, ये फाइनली ध्यान से देखना बच्चे, ये फाइनली कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अगर हमने इसको नाम दे दिया y1 और इसको नाम दे दिया y2, तो कुछ ये इस तरीके से बन रहे हैं। जैसे y1 तो यहाँ ऐसे ट्रेवल कर रहा था, y1 यहाँ ऐसे आराम से ट्रेवल कर रहा था, साथ ही साथ y2 को इसके साथ ला करके ऐड कर दिया हमने ना, तो y2 कुछ इस तरीके से इसके साथ आकर के ऐड हो रहा है, ठीक है, y2 इसके साथ कुछ इस तरीके से आकर के ऐड हो गया, ठीक है। और जब ध्यान से सुनना, एक तो मेरे पास 10 रुपए थे और वापस आप 5 रुपए लेकर के जा रहे थे या 6 रुपए लेकर के जा रहे थे, मैंने मार के छीन लिया आपसे, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे ना। तो मेरे पास 16 हो जाएंगे, मतलब फाइनली हम क्या हो जाएंगे, इससे और ज़्यादा में हो जाएंगे ना। तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा और वेव जो है फाइनली ये बन जाएगी। डन है। ये मेरे पास कौन सा वेव है, ये y1 है, सॉरी ब्लैक वाला है ना y2 है, और ये रेड वाला y1 है, और इनका रिजल्टेंट जो बन रहा है ये y बन रहा है। तो सुपर पोजिशन क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये तो पहला केस हो गया जब दोनों वेव सेम फेज डिफरेंस में हो। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी तो आ सकता है कि इनका फेज डिफरेंस क्या हो, अलग हो, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो अपोजिट का भी केस हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने लिया कि हमारे पास दो वेव हैं, जिसमें से एक वेव है फर्स्ट वाली है ना, उसको रेड कलर से दिखाए थे, तो रेड कलर से यहाँ भी दिखा देते हैं, जो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। और सेकंड जो हमारी वेव है वो इसके जस्ट अपोजिट प्रोपगेट कर रही है। जो सेकंड वेव है ना वो जिसके जस्ट अपोजिट प्रोपगेट कर रही है, वो इस तरीके से प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। और सेकंड की मान लिया एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, सेकंड का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। ये हमारे पास y1 है और ये
y2 है और ये हमारी वेव ऑप्टिक्स चल रही है। ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है और ये हमारी वेव ऑप्टिक्स चल रही है। डन है? तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे कौन बोलता है ना, पार्टी जहां होती है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, y1 जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, y1 इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और y2 क्या है, इसके जस्ट अपोजिट ट्रेवल कर रही है ना। y2 इसके जस्ट अपोजिट ट्रेवल कर रही है, कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। y2 इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, नहीं यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मैंने इक्वल कर दिया है, ये एम्पलीट्यूड इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आप 6 रुपये लेकर के जा रहे थे और मैं 10 रुपये लेकर के जा रहा था, ठीक है। तो और आप अलग चले गए, मैं अलग चला गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा कितना बचा, जैसे यूँ समझ लो कि आप 6 रुपये लेकर के जा रहे थे, मैं 10 रुपये लेकर के जा रहा था। आप बोले कि सर मैं कुछ काम नहीं चलने वाला, 6 रुपये में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा यार 10 रुपये में मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, एवरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अलग जाना था, मुझे अलग जाना था, तो मैं आपका पैसा तो ले नहीं सकता था। तो ऐसे में हम एवरेज कर लेते हैं, है ना, 8 रुपीज़ का कर लेते हैं। तो फाइनली जो मेरे पास बचता है आंसर, वो कहाँ बचता है, ध्यान से देखना। जो फाइनली मेरे पास रिजल्टेंट आता है वो कुछ इस डायरेक्शन में आता है, जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो इस डायरेक्शन में आता है, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट एवरेज जो होता है वो किसी एक से कम रहेगा, क्योंकि लार्ज मेरे पास 10 रुपये थे, आपके पास 6 रुपये थे। तो हमने कहा चलो बेटा एवरेज कर लेते हैं, 8 रुपये दोनों को मिले, तो 8 रुपये मेरे से तो अभी घाटा मेरा लगा है ना, आपका तो बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनली बन रहा है ना, वो ब्लू वाला बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, रेड वाला क्या है, y1 है, और ब्लैक वाला y2 है, और ब्लू वाला y है। इस कंडीशन पे जो हमारा फाइनल बन रहा है, इस कंडीशन के लिए हमारा फाइनल क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ के लिए जो हमारा फाइनल बन रहा है, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। जो रिजल्टेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। और इस कंडीशन के लिए क्या था, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये रहा सुपर पोजिशन का थ्योरम, ठीक है। सुपर पोजिशन, जब वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो गई, तो अब यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली। ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशन तो ये मिला जहाँ पर दोनों वेव एक साथ मिल रही हैं, एक कंडीशन ये मिला कि जहाँ पे दोनों वेव एक साथ मिल रही हैं, और एक कंडीशन वो मिला जहाँ पर दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट मिल रही हैं, या एक दूसरे से आगे पीछे मिल सकती हैं। 3 कंडीशन है ना। एक कंडीशन ये है जहाँ पर वेव हमेशा साथ मिल रही हैं और साथ ट्रेवल कर रही हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि वेव एक दूसरे के अपोजिट होकर के मिल रही हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि एक दूसरे से आगे पीछे होकर के मिल रही हैं। ये तीनों कंडीशन बन सकते हैं, और इन तीनों कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इन तीनों कंडीशन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। कि लाइट एक दूसरे के साथ अगर जाकर के मिल रही है तो क्या होगा, लाइट एक दूसरे के अपोजिट जाकर के अगर मिल रही है तो फिर क्या होगा, या लाइट एक दूसरे से रैंडम मोशन करके मिल रही है तो फिर क्या होगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस को। डन है। दोस्तों हम लोग अब स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस क्या होता है, हमने आपको बताया सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में जब दो वेव आपस में एक दूसरे से मिलती है ना, तो उनके मिलने से कहीं ना कहीं मैक्सिमा बनता है, कहीं मिनिमा बनता है। मतलब जहाँ पे दोनों एक सेम फेज में आपस में मिलती हैं वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमा बनता है, क्योंकि हमने देखा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये मैक्सिमा का कंडीशन था ना। लेकिन कहीं कहीं मिनिमा बन रहा था, जैसे दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे के अपोजिट जा रही थी तो वहाँ मिनिमम का कंडीशन आ जा रहा था, या दोनों एक दूसरे से इधर उधर डायरेक्शन में मिल रही थी, मतलब अलग अलग फेज में मिल रही थी, तो वहाँ पे भी क्या बन जा रहा है, मिनिमम मिल रहा है। मतलब कहीं पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा। ये पैटर्न जब बार बार रिपीट हुआ ना, बार बार रिपीट हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। जब मेरे पास दो वेव हैं और दोनों वेव को सुपर इम्पोज करवाते हैं एक दूसरे पे, मेरे पास दो वेव अगर हैं और दोनों वेव को मैं एक दूसरे पे क्या करवा रहा हूँ, सुपर इम्पोज करवा रहा हूँ, तो उनके सुपर पोजिशन की वजह से कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होता है, कहीं पे
क्या होता है, डिसकंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब कहीं पे मैक्सिमा बनता है, कहीं पे मिनिमा बनता है। तो जहाँ मैक्सिमा बनेगा वहाँ ब्राइटनेस आएगी क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और जहाँ पे मिनिमा बनेगा वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब वहाँ डार्कनेस आ जाएगी। समझ में आया। और इसी पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब मैं किसी दो वेव को सुपर इम्पोज करवाऊंगा और सुपर इम्पोज करवाने से कहीं पे उनका मैक्सिमा मिलेगा तो कहीं पे मिनिमा मिलेगा, तो मैक्सिमा और मिनिमा मिलने की जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए यंग्स की एंट्री होती है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग्स, ठीक है। तो हम बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया था। कौन सी लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ठीक है। कौन सी लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया था, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया। और मोनोक्रोमेटिक लाइट का जब इन्होंने यूज किया तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जानना जरूरी हो गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है क्या चीज। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास ऐसी लाइट हो, दो ऐसी लाइट हो जिनका एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें एक जैसी हो, फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी एक जैसी हो। कोई भी दो ऐसे लाइट सोर्स जिनका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस ये सब कुछ एक जैसा हो, ऐसी लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। बट रियल में अगर मैं दो लाइट यूज करूंगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो मोनोक्रोमेटिक हो, ठीक, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो मोनोक्रोमेटिक होंगे। अगर मैंने दो लाइट सोर्स यूज किया है और दोनों लाइट सोर्स को मैं एक साथ ऑन करूं, एक ही बल्ब, एक ही किस्म का बल्ब लेकर के आऊं, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों मोनोक्रोमेटिक हो जाएंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए कंडीशन क्या है, उनका एम्पलीट्यूड, उनका वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए और फेज डिफरेंस भी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ये व्यवहार में पॉसिबल नहीं है कि दो सोर्स अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और दोनों सोर्स क्या हो जाए, मोनोक्रोमेटिक हो जाए, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। डन है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक सिंगल सोर्स लिया, एक सिंगल लाइट बल्ब यूज़ किया और उस लाइट बल्ब के आगे एक इन्होंने क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, ठीक है। और उस पर्दे में इन्होंने दो छोटे छोटे स्लिट बना दिए। तो अब इस लाइट से जब लाइट निकल रही है ना, तो एक बार लाइट इस फर्स्ट स्लिट से पास कर रही है और वही लाइट सेकंड स्लिट से भी पास कर रही है। तो अब जो आगे की बात करेंगे, तो आगे अगर हम पर्दे के इस पार जा करके देखेंगे तो मुझे लगेगा एक वहां पे सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है, दूसरा यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है। मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरे पास दो सोर्स हो गया, दो बल्ब मेरे पास लगा हुआ, एक बल्ब स्लिट 1 से आ रही है और दूसरा स्लिट 2 से आ रही है लाइट। तो अब ये सिंगल सोर्स का यूज करके मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट को बना लिया, क्योंकि जब यहीं से सारी चीज़ें निकल रही हैं तो इनका वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनका एम्पलीट्यूड, इनका फेज डिफरेंस सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि एक ही जगह से ओरिजिन हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। डन है। तो इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया और क्या किया, इंटरफेरेंस करवाया। इन्होंने जब इंटरफेरेंस करवाया तो इन्होंने देखा कहीं पे इनको मैक्सिमा मिल रहा है और कहीं पे मिनिमा मिल रहा है, लेकिन ये मैक्सिमा और मिनिमा मिलने की जो प्रोसेस थी ना, ये कॉन्टिन्यूअसली थी, अल्टरनेट था। एक बार मैक्सिमा, एक बार मिनिमा, एक बार मैक्सिमा, एक बार मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ये लगातार मिलते जा रहे थे। मैक्सिमा मिनिमा इनको लगातार मिलते जा रहे थे। जहां पे वेव सेम फेज में होती थी और उनका एम्पलीट्यूड एक दूसरे से क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था, एम्पलीट्यूड एक दूसरे से ऐड हो जाता था, वहां पे मैक्सिमम मिलता था। लेकिन जहां पे उनका एम्पलीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट हो जाता था वहां पे मिनिमा मिलता था। तो इन्होंने मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सप्लेन किया और इन्होंने एक छोटा सा रिलेशन भी दिया। इन्होंने कहा कि अगर जो मैं दोनों स्लिट ले रहा हूं, दोनों स्लिट की विड्थ, ठीक है, जैसे ये मैंने सोर्स लिया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है और इसके सामने ठीक इन्होंने एक पर्दा सा लगा दिया, ठीक है, और इस पर्दे में इन्होंने दो स्लिट बना दिए, ऐसे ऐसे करके दो स्लिट बना दिए, ठीक है, ये दो स्लिट इन्होंने बनाया, ठीक है। और इस स्लिट की विड्थ जो है, ये स्लिट की जो विड्थ है ना, ये इन्होंने ले लिया W1 और इस स्लिट की विड्थ जो है
ये W2 ले लिया, ठीक है। दोनों स्लिट की विड्थ को इन्होंने W1 और W2 ले लिया। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी, यहाँ से जो लाइट निकलेगी और यहाँ से जो लाइट निकलेगी, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी इन्होंने मान ली क्या है, I1 है, और इसकी इंटेंसिटी इन्होंने मान लिया क्या है, I2 है, और इसका वेवलेंथ इन्होंने ले लिया A है, और इसका वेवलेंथ इन्होंने लेट कर लिया कितना है, B है, ठीक है। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया, क्या, इन्होंने कहा कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये यंग्स डबल स्लिट का एक इक्वेशन था, एक रिलेशन था, जिसमें इन्होंने स्लिट की विड्थ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो W1 क्या है और W2 क्या है, ये स्लिट की विड्थ है। W1 और W2 क्या है, स्लिट की विड्थ है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जा सकता है। W1 और W2 क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट है। I1 और I2 क्या है, इंटेंसिटी है फर्स्ट और सेकंड स्लिट के वेव की, और A और B क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्लिट के वेव की एम्पलीट्यूड है। डन है। तो इस तरीके से यंग्स ने एक रिलेशन दिया, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। डन है। और इन्होंने क्या पैटर्न दिया, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये कॉन्टिन्यू इनको मिल रहे थे। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव, डिसकंस्ट्रक्टिव, ये बैक टू बैक लगातार इनको मिल रहे थे, अल्टरनेट, एक बार मैक्सिमा तो फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, ये लगातार इनको मिलते जा रहे थे। डन है। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं इस मैक्सिमा और मिनिमा को की इंटेंसिटी को लिखना चाहूँ, I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ठीक है। I मैक्स और I मिनिमम को अगर इन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएगा ना, एम्पलीट्यूड A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में स्क्वायर का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और I मिनिमम कब होगा, जब A माइनस B का होल स्क्वायर होगा। और यहीं से यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है कि जब दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, और जब दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे डिसकंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो एक जगह मैक्सिमा होगा, जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ ब्राइटनेस आएगी, और जहाँ मिनिमा होगा वहाँ पे डार्कनेस आएगी। डन है। लेकिन ये भी इन्होंने देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा की जो विड्थ है ना, वो इक्वल है, हर जगह पे मैक्सिमा और मिनिमा की विड्थ इक्वल है, ठीक है। तो आगे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो बैंड विड्थ है ना, बैंड विड्थ, उस बैंड विड्थ W1 और W2 और इंटेंसिटी I1 I2 और दोनों के एम्पलीट्यूड A और B में क्या रिलेशन था, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस अपॉन B स्क्वायर, जिसमें हम लोगों ने इंटेंसिटी का भी रिलेशन देखा, I मैक्सिमम इज इक्वल अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस B का होल स्क्वायर। ये रिलेशन यंग्स ने दिया था, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब अगर मेरे पास ब्राइटनेस और डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस का लगातार पैटर्न मिलता जा रहा है, तो दो ब्राइटनेस के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहूँ, nth ब्राइट फ्रिंज का अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहूँ तो ध्यान से समझिएगा, पाथ डिफरेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। nth ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। nth ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस होगा वो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लेमडा, ये हो गया nth ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पाथ डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। पाथ डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लेमडा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये रहा हमारे पास फार्मूला, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर n इज इक्वल टू आप 0 रख रहे हो यहाँ पे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, xt अपॉन d इज इक्वल टू 0, है ना।
और n इज इक्वल टू जब 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, मतलब सेंटर मुझे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। ठीक है, सेंटर मुझे कैसा मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। तो nth ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। ये फार्मूला आपको प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। nth ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंज इज एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लेमडा। स्मॉल डी क्या है, ध्यान से समझिएगा, वेयर स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। जो दोनों स्लिट हमने लिया है ना, उन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। हमने दो स्लिट लिया था ना, एक स्लिट यहाँ पे और दूसरा स्लिट यहाँ पे, तो इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। और कैपिटल डी जो है वो इस सोर्स और स्लिट, जिसको बोल सकते हो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है। एन आप ले ही सकते हो 0 1 2 3 फॉर लगातार के लिए, और लेमडा क्या है, आपका वेवलेंथ है। ये रहा हमारा पाथ डिफरेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। ऐसे ही हम nth डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस फॉर nth डार्क फ्रिंज, है ना, क्योंकि डार्क और ब्राइट दोनों मिलते जा रहे थे ना यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। डार्कनेस ब्राइटनेस ये कंटिन्यू मिलते जा रहे थे। तो हमने देखा क्या कि nth ब्राइट फ्रिंज के लिए जो इनका पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक्स स्मॉल डी अपन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो ऐसे ही nth डार्क फ्रिंज के लिए भी तो इनकी वैल्यू आएगी। तो nth डार्क फ्रिंज की जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। ये वेवलेंथ का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। वेवलेंथ का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और जहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। क्योंकि यंग्स डबल स्लिट में, ये भी ध्यान रखिएगा, यंग्स डबल स्लिट में सेंटर कैसा मिलता है, ब्राइट मिलता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर कैसा होता है, ब्राइट होता है। और ब्राइट के जस्ट बाद क्या होगा, डार्कनेस। तो अगर मुझे फर्स्ट डार्कनेस 1 रखने पे मिल जा रहा है तो देखते हैं, n की जगह मैंने 1 पुट किया, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया ना, मतलब लेमडा बाई 2। जैसे मुझे ब्राइट मिला तो सेकेंड वाला मुझे क्या मिल गया, डार्क मिल गया। ठीक है, सेकेंड वाला मुझे क्या मिल गया, डार्क मिल गया। ठीक है, ऐसे फिर अब मुझे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, और उसके बाद फोर्थ मुझे क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। इस तरीके से पैटर्न लगातार चलता चला जा रहा था। अब हमारे साथ एक क्वेश्चन और ये भी जनरेट हो जा रहा है कि जो ब्राइटनेस मिल रहा है, फिर डार्कनेस मिल रहा है, फिर ब्राइटनेस मिल रहा है, फिर डार्कनेस मिल रहा है। इस ब्राइटनेस और डार्कनेस की विड्थ क्या होगी, इस ब्राइटनेस और डार्कनेस की विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो विड्थ ऑफ फ्रिंज मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, विड्थ ऑफ फ्रिंज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। विड्थ ऑफ फ्रिंज कितना हो जाएगा, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फ्रिंज के विड्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू एक्स कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। ठीक है, नहीं सॉरी, एक्स नहीं होता है, लेमडा होता है यहाँ। अगर हम बात करेंगे विड्थ ऑफ द फ्रिंज तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। अगर कोई मेरे से ये पूछे कि फ्रिंज जो बन रहे हैं ना, मैक्सिमा मिनिमा, इनकी विड्थ कितनी होगी, इनकी चौड़ाई कितनी होगी, तो आप लिखोगे बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और लेमडा आपका क्या है, वेवलेंथ है। तो ये आपको भी याद होना चाहिए ये फार्मूला कि जो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है उस मैक्सिमा मिनिमा की विड्थ क्या होगी, लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। और फिर यंग्स डबल स्लिट में जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमा nth मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या होगा, एक्स स्मॉल डी अपन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। और nth मिनिमा का जो पाथ डिफरेंस होगा वो एक्स स्मॉल डी अपन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n - 1 लेमडा बाई 2 होगा। डन है। और
ये भी एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि यंग्स डबल स्लिट में सेंटर हमेशा कैसा होता है, मैक्सिमा होता है, मतलब ब्राइट होता है। डन है, तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइएगा, यंग्स डबल स्लिट में अभी कुछ और पोर्शन है जिनको हम लोग और भी स्टडी कर लेते हैं, जहां से हमारे एमसीक्यू बनते हैं। एमसीक्यू में जैसे अगर मैं ये बात करूं कि मैंने व्हाइट लाइट यूज किया है, जो सोर्स मैंने यूज किया है, ऐसे सोर्स का सिलेक्शन किया है जो व्हाइट लाइट अपने से इमिट कर रहा है। अगर सोर्स व्हाइट लाइट का है तो उसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। अगर मैंने सोर्स कैसा लिया है, व्हाइट लाइट का लिया है, तो मेरा जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। ठीक है, अगर मैंने सोर्स कैसा लिया है, व्हाइट लाइट का लिया है, तो मुझे जो पैटर्न मिलेगा, फ्रिंजेस जो मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, कलर्ड मिलेंगी। ठीक है और ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने सोर्स कैसा लिया है, रेड कलर का लिया है, मैंने सोर्स कैसा लिया है, रेड कलर का लिया है, तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ होगी ना वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी। ठीक है, वाइड होगी। ठीक है, अगर मैंने सोर्स कैसा लिया है, रेड कलर का लिया है, तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ होगी ना वो बहुत ज़्यादा वाइड होगी, मतलब बहुत ब्रॉड होगी, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू क्या था, लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। तो अगर लेमडा रेड कलर के लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना। रेड कलर के लिए जब लेमडा मैक्सिमम होगा तो बीटा भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और फ्रिंज विड्थ जो मिलेगी वो बहुत ब्रॉड मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैंने व्हाइट लाइट अगर यूज किया है, क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि मैंने सोर्स में व्हाइट लाइट यूज किया है तो उसकी फ्रिंजेस कैसी मिलेंगी, फ्रिंजेस कैसी मिलेंगी, कलर्ड मिलेंगी। अगला ये भी पूछा जा सकता है, अगर मैंने रेड कलर का यूज किया है सोर्स, तो उसका जो फ्रिंज विड्थ होगा वो कैसा होगा, वाइड होगा। ठीक है, वाइड, नैरो, ये सारे ऑप्शन में होंगे जिसमें आपको वाइड मारना होगा, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। डन है, अब बात करते हैं हम कि जो फ्रिंजेस मिल रही हैं, इन फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा। जो फ्रिंजेस मिल रही हैं डार्क और कैसी ब्राइट, डार्क ब्राइट की जो फ्रिंजेस मिल रही हैं, इन फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा, तो ये हाइपरबोलिक होती हैं। ठीक है, इन फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, जितनी भी फ्रिंजेस मुझे मिल रही हैं, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इन फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। डन है, ध्यान रखिएगा बच्चे, ये सारे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। अगर मेरे से ये पूछा जा रहा है कि यंग्स डबल स्लिट में जो फ्रिंजेस मुझे पैटर्न मिल रहा है फ्रिंजेस का, उनका शेप कैसा होगा, तो आप हाइपरबोलिक लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल डी अगर कंडीशन हम बात करें, कैपिटल डी जो है ना, ये कैपिटल डी अगर स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब डी स्मॉल डी जो है ना छोटी सी अमाउंट है और कैपिटल डी बहुत ब्रॉड अमाउंट है। ठीक है, मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, स्ट्रेट मिलेंगी। इस कंडीशन में जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी। ठीक है, अदरवाइज जब ये कंडीशन ना होता तो उस कंडीशन में जो फ्रिंजेस मिलती हैं वो कैसी होती हैं, हाइपरबोलिक होती हैं। समझ में आया। और अगर ये हाइपरबोलिक शेप में होती हैं तो हाइपरबोला का अपना रेडियस होता है, तो जो उसका एम्पलीट्यूड होता है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है या उसकी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है, ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की इंटेंसिटी जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जितने ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, है ना उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी ना। बट इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, स्क्वायर के रिलेशन में है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऐसे में क्या एम्पलीट्यूड और आर में रिलेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो रेडियस के क्या होगा, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डन है, ये रहा कुछ यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के कुछ फैक्टर हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। हाँ, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यंग्स डबल स्लिट में एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि हमने जो 2 स्लिट लिए हैं, कि हमने एक पर्दा लगाया, उस पर्दे में मैंने 2 स्लिट बनाए। ठीक है, ये 2 स्लिट बनाए, एक स्लिट ये हो गया और एक स्लिट ये S1 है और ये S2 है।
इन केस अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट एयर में ना कर करके ये मैं लेकर के जाऊं वाटर में करने लगूं, यंग्स का ध्यान से सुनना बच्चे, ये आपके पास कंडीशन बना के पूछा जा सकता है कि यंग्स डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है वो एयर में ना करके मैं ले जा करके वाटर में करना स्टार्ट करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट एयर में ना करके कहाँ जाऊं करने, वाटर के अंदर करने जाऊं, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब आप वाटर के अंदर जाओगे तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइट को आप जब वाटर के अंदर ले जाकर के अपना एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फ्रॉम बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब वाटर के अंदर आप जाओगे। और वेवलेंथ जब डिक्रीज होगा तो बीटा भी डिक्रीज होगा, जिससे फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फ्रिंज विड्थ जब कम हो जाएगी तो फ्रिंज क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। डन है। तो अगर यंग्स डबल स्लिट को मैं वाटर में ले जाकर के एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करूं तो क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ नैरो हो जाएगी। डन है। एक केस और बन सकता है, ठीक है। एक केस और क्या बन सकता है इन दोनों स्लिट के सामने मैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दूं। जैसे ये स्लिट S1 है, इसके सामने मैंने एक रेड कलर का पॉलीथीन लगा दिया, ट्रांसपेरेंट, फुली ट्रांसपेरेंट है। और ये S2 है, इस S2 के ठीक सामने मैंने एक वॉलेट कलर का ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा दिया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ से लाइट तो निकल के जाएगी ही जाएगी, तो मुझे पैटर्न क्या मिलेगा, फ्रिंज का। कंडीशन ये है कि जो यंग्स डबल स्लिट है, यंग्स डबल स्लिट के दोनों स्लिट के सामने मैं रेड कलर का और वॉलेट कलर का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दूं, जिसको क्रॉस करके लाइट उस पार निकल जाए, तो मुझे फ्रिंज कैसे मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा कि फ्रिंजेस मुझे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेड और वॉलेट इनका वेवलेंथ अलग अलग चेंज कर देंगी, और वेवलेंथ जब चेंज हो जाएंगी तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरफेरेंस तभी मिलता है जब उनका वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस, ये सारी की सारी इंटेंसिटी, ये सब कुछ एक जैसा हो। लेकिन रेड और ब्लू कलर, वॉलेट कलर होने की वजह से इनकी फ्रिंजेस मिलेंगी ही नहीं। डन है। और एक केस और पूछ सकते हैं ध्यान से सुनिएगा। एक कंडीशन और हो सकता है कि हमने ले लिया कि स्मॉल डी जो है ना, स्मॉल डी वो वेवलेंथ से क्या है, छोटा है। हमने ले लिया स्मॉल डी जो है वो वेवलेंथ से छोटा है। अगर ये स्मॉल डी वेवलेंथ से छोटा होगा तो ये बीटा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर स्मॉल डी मैंने ले लिया है वेवलेंथ से छोटा है, ठीक है, मतलब जो वेवलेंथ है लाइट की ना, उस वेवलेंथ से जो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो और छोटा है, बहुत छोटा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। और बीटा जब बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी तो फ्रिंज की विड्थ क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। और फ्रिंज की विड्थ जब हाई हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिंज की विड्थ हाई हो जाएगी तो मुझे फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रिंज की विड्थ इतनी हाई हो जाएगी, एक सिंगल फ्रिंज ही आपका पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप कवर कर लेगा, तो ऐसे में मुझे और सारी फ्रिंजेस नहीं दिखेंगे। तो ये कंडीशन आपके साथ पूछे जाते हैं कि अगर मैंने स्मॉल डी को वेवलेंथ से कम ले लिया है तो उस कंडीशन में मुझे पैटर्न क्या मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको पैटर्न दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। कंडीशन ये भी है कि अगर मैंने दोनों स्लिट के सामने रेड कलर और वॉलेट कलर का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दिया है तो मुझे फ्रिंज पैटर्न क्या मिलेगा। तो आंसर है आपको कोई भी फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेड कलर और वॉलेट कलर लगने की वजह से इनके बीच में जो लेमडा है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे फ्रिंज पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आपने समझा है। अब ये आप जब MCQ सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारे के सारे पैटर्न आपके काम आएंगे। ध्यान रखना, फ्रिंज विड्थ कितनी आई थी, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और nth ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस कितना आया था, x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n लेमडा। nth डार्क फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस आया था वो कितना आया था, x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2 आया था। डन है। और फ्रिंज जो स्लिट का विड्थ है, दोनों स्लिट के विड्थ के और इंटेंसिटी के और एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन था, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A अपॉन B। ठीक है,
ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो मैं फाइंड कर सकता हूँ आई मैक्स अपन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये यंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे फ्राउनहोफर और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आगे हम लोग जो स्टडी करेंगे वो डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्नैपशॉट ले लो बच्चे इसका। आइए बच्चों हम लोग डिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने देखा क्या सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस। अब हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन ये वो होता है ना कि जैसे जो वेव है ना वो ट्रेवल कर रही है मीडियम में और उसके सामने कोई एक छोटा सा ऑब्स्टिकल रख दिया जाए, एक छोटा सा ऑब्स्टिकल रख दिया जाए और ऑब्स्टिकल के एज की बात करें, एज पर जो वेव है ना वो हल्का सा क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। जैसे हमने ध्यान से देखिए, ये एक स्लिट लिया है, ठीक है, ये एक स्लिट लिया है, ठीक है, ये हमने स्लिट लिया है और यहां से वेव सपोज ये जा रही है, ठीक है, वेव जा रही है, तो इस एज पर क्या होती है? वेव हल्की सी बेंड हो जाती है, हल्की सी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। अगर वेव बेंड हो जाती है तो वेव की इसी बेंडिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब मीडियम में वेव ट्रेवल करती है और रास्ते में कोई एक ऑब्स्टिकल मिलता है, ऑब्स्टिकल के एज की बात करें, एज पर लाइट बेंड हो जाती है और लाइट नहीं, स्पेशली लाइट नहीं, जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है और रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल पड़ता है तो ऑब्स्टिकल के एज पर वेव बेंड हो जाती है। वेव की इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें लाइट वेव में, लाइट और साउंड वेव में, ठीक है, तो लाइट वेव डिफ्रैक्शन को हर जगह पे होल्ड नहीं करती है, लेकिन साउंड जो है ना वो डिफ्रैक्शन को होल्ड करता है। ठीक है, साउंड वेव जो होती हैं वो डिफ्रैक्शन को होल्ड करती हैं। जैसे कहीं भी थोड़ा सा ऑब्स्टिकल मिलता है तो वहां से साउंड वेव क्या हो जाती है? डिफ्रैक्ट हो जाती है। डन है, साउंड वेव तुरंत डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। अब इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। डिफ्रैक्शन को किसने एक्सप्लेन किया? दो साइंटिस्ट थे। पहले थे फ्रेनेल, फ्रेनेल का डिफ्रैक्शन है, ठीक है, और दूसरे हैं फ्राउनहोफर, FROUNHOFFER, फ्राउनहोफर। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर। इन दोनों लोगों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और सिंगल स्लिट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। दोनों लोगों ने कितने स्लिट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था? सिंगल स्लिट को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, सिंगल स्लिट को लेकर के, ठीक है, सिंगल स्लिट को लेकर के दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए, फ्रेनेल ने और फ्राउनहोफर ने। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। फ्रेनेल ने जो अपना सोर्स रखा था ना, सोर्स, फ्रेनेल का जो सोर्स था वो फाइनाइट डिस्टेंस पे था। कहां पे था? फाइनाइट डिस्टेंस पे था। फ्रेनेल का जो सोर्स था वो कहां था? फाइनाइट डिस्टेंस पे था। जबकि फ्राउनहोफर का जो सोर्स था ये कहां था? फ्राउनहोफर का जो सोर्स था ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। डन है। फ्रेनेल का जो, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बच्चे, फ्रेनेल ने अपना सोर्स कहां लिया था? फाइनाइट डिस्टेंस पे लिया था, जबकि फ्राउनहोफर ने अपना सोर्स कहां लिया था? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिया था। डन। फ्रेनेल का डिस्टेंस सोर्स कितना कहां पे था? फाइनाइट डिस्टेंस पे था, जबकि फ्राउनहोफर का सोर्स कहां था? इनफाइनाइट पे था। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम द एज ऑफ द ऑब्स्टिकल। ठीक है, ऑब्स्टिकल के एज से जो वेव बेंड होती है उसी को क्या, उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन की स्टडी किसने की? फ्रेनेल ने और फ्राउनहोफर ने करी। फ्रेनेल ने सोर्स को जो लिया था वो फाइनाइट डिस्टेंस पे लिया था, जबकि फ्राउनहोफर ने जो सोर्स को लिया था वो इनफाइनाइट पे लिया था। डन है। अब फ्रेनेल के ब्राइटनेस और डार्कनेस की बात करें फ्रेनेल के लिए, ठीक है, तो फ्रेनेल का जो ब्राइट आया था, ब्राइट फ्रिंज, उसका जो पाथ डिफरेंस आया था, पाथ डिफरेंस जो आया था ब्राइट का, ब्राइट के लिए जो पाथ डिफरेंस आया था वो सेम आया था जैसे यंग्स का आया था। कितना? n लैम्डा।
ठीक है। फ्रेनेल का जो पाथ डिफरेंस आया था वो कितना आया था, n लैम्डा आया था, और इनका भी सेंटर क्या था, ब्राइट था। सेंटर क्या था, ब्राइट था, ठीक है। अगर हम डार्क फ्रिंज की पाथ डिफरेंस की बात करें, डार्क का पाथ डिफरेंस कितना था, पाथ डिफरेंस तो सेम था 2n-1 लैम्डा बाई 2। कितना था, 2n-1 लैम्डा बाई 2। समझ में आया कि नहीं है, सॉरी 2n+1 है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 है। कोई डाउट, एक मिनट मैं इसको कंफर्म करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ 2n-1 है या 2+1। हाँ ये 2n-1 ही रहेगा, ठीक है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 ही रहेगा, ठीक है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 रहेगा। इसका जो डार्क का पाथ डिफरेंस है वो क्या है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 है। अगर इसके हम बैंड विड्थ की बात करें तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। कोई डाउट, फ्रेनेल के लिए जो चीजें थी वो एज इट इज यंग्स डबल स्लिट के लिए थी, लेकिन फ्रॉनहोफर ने सोर्स को कहां रखा था, इनफाइनाइट पे रखा था। तो इनके लिए अगर हम मिनिमा की बात करें, फॉर मिनिमा के लिए अगर हम बात करें इनके लिए, तो इनका मिनिमा का जो कंडीशन था वो मिनिमा का था a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। मिनिमा के लिए इनके लिए कंडीशन क्या था, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पर a क्या है, ये विड्थ ऑफ द स्लिट है, वेयर a इज विड्थ ऑफ द स्लिट। a क्या है, ध्यान से सुनिएगा, a क्या है आपके पास, विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है, समझ में आया। अगर मिनिमा की बात करें तो a sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। और मैक्सिमा की बात करें अगर, जहां पे n की वैल्यू लिख लो, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर मैक्सिमा की बात करें, फॉर मैक्सिमा किसके, फ्रॉनहोफर के लिए, फॉर मैक्सिमा a sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, a sin थीटा इज इक्वल टू 2n, वहां माइनस था तो यहां क्या हो जाएगा, +1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। डन है। मैक्सिमा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये रहा हमारा डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम द एज ऑफ द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल के एज से जो वेव का बेंडिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट ने एंट्री करी, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर। दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस था, फ्रेनेल ने अपने सोर्स को कहां पे लिया था, फाइनाइट डिस्टेंस पे लिया था, जबकि फ्रॉनहोफर ने अपने सोर्स को कहां पे लिया था, इनफाइनाइट पे लिया था। फ्रेनेल के लिए जो nth ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस आया था वो कितना आया था, n लैम्डा आया था, और जो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस आया था वो कितना आया था, 2n-1 लैम्डा बाई 2 आया था, जबकि फ्रिंज विड्थ कितना आया था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आया था। इनका भी सेंटर क्या मिला था, ब्राइट मिला था। जबकि फ्रॉनहोफर की कंडीशन में जो मिनिमा था वो क्या था, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा था, मतलब इनका सेंटर क्या आया, डार्क आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसके फ्रॉनहोफर के लिए बात करें, मैक्सिमा के लिए, तो a sin थीटा इज इक्वल टू क्या आया था मेरे पास, a sin थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया था 2n+1 लैम्डा बाई 2 आया था। तो इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर आगे हम ब्रूस्टर लॉ को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ब्रूस्टर लॉ को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे क्या, पोलराइजेशन, ठीक है। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन, इस पोलराइजेशन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा था कि लाइट के पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर है तो इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे ना, और ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जब ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो लाइट के पास, अगर हम ये लाइट हम एज्यूम कर रहे हैं, तो लाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए मीडियम में प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं हम, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें इसके इलेक्ट्रिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइट को बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है।
इस अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मैं किसी क्रिस्टल से पास करता हूं, ठीक है, किसी क्रिस्टल से पास करता हूं और बेसिकली उस क्रिस्टल को बोलते हैं हम एनालाइजर या टर्मलीन क्रिस्टल होता है। किसका होता है? टर्मलीन क्रिस्टल होता है। और उस टर्मलीन क्रिस्टल से अगर मैं इस लाइट को पास कर रहा हूं, ठीक है, कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। इस अनपोलराइज्ड लाइट को मैं टर्मलीन क्रिस्टल से पास कर रहा हूं, ठीक है। कौन सी क्रिस्टल है? टर्मलीन क्रिस्टल है, ठीक है, डन है। इस टर्मलीन क्रिस्टल से अगर मैं इस अनपोलराइज्ड लाइट को पास कर रहा हूं तो मुझे फाइनली इसके इस पार जो कंपोनेंट मिलेंगे वो मिलेगा कौन सी लाइट? पोलराइज्ड लाइट। कैसी? ध्यान से सुनिएगा। इस टर्मलीन क्रिस्टल के एक्सिस के डायरेक्शन में इसके जितने कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट इससे पास करेंगे, बाकी के सारे कंपोनेंट इसके द्वारा रोक लिए जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें कौन कौन से मुझे मिलेंगे कंपोनेंट। जो इसके ठीक डायरेक्शन में होंगे वही कंपोनेंट मुझे मिलेंगे, और जो इससे थोड़ा सा भी इधर उधर एंगल पर होगा वो हमें नहीं मिलेगा। और ये अनपोलराइज्ड लाइट किस में कन्वर्ट हो गई? पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई। डन है। तो हमने देखा क्या कि अगर मैं किसी अनपोलराइज्ड लाइट को एक टर्मलीन क्रिस्टल से पास करता हूं तो उस टर्मलीन क्रिस्टल के एक्सिस के डायरेक्शन में जितने वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उससे पास कर जाएंगे, बाकी के अदर मॉलिक्यूल्स उस टर्मलीन क्रिस्टल से पास नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई। और इस पूरे के पूरे फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। पूरी की पूरी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट टर्मलीन क्रिस्टल की हेल्प से एक पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होती है। डन है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रूस्टर लॉ की, ठीक है। ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर लॉ, ध्यान से देखिएगा। ब्रूस्टर लॉ में क्या किया गया था? इन्होंने एक अनपोलराइज्ड लाइट लिया था और उसको रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करवाया था। अनपोलराइज्ड लाइट को, जैसे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये एक मीडियम है जिसमें हमने क्या किया है? डेंसर को, रेयरर से डेंसर को डिवाइड किया है, ठीक है। नीचे का पोर्शन हमने ले लिया, ये डेंसर है, ठीक है। नीचे का मीडियम कैसा है? डेंसर है, और ऊपर का रेयरर है, ठीक है। अब रेयरर मीडियम से जब अनपोलराइज्ड लाइट ट्रेवल करती है डेंसर में, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना। नॉर्मल हमेशा क्या होता है? इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होता है। जब एक अनपोलराइज्ड लाइट इस नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है रेयरर से डेंसर की तरफ, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये तो आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा ही होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये फेनोमेना पार्शियली होता है। पार्शियली ये बेंड होती है, पार्शियली ये रिफ्रैक्ट होती है, और पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है ना। पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है और पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। बट इसके साथ एक कंडीशन इन्होंने लगा रखा था। ब्रूस्टर ने एक कंडीशन लगाया था। ब्रूस्टर ने ये कहा था कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। ये कंडीशन इन्होंने रखा था। ये किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, मतलब आईपी रखा। आईपी क्या? पोलराइजिंग एंगल है। आईपी क्या है हमारे पास? पोलराइजिंग एंगल है। जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो पोलराइजिंग एंगल आईपी पर इंसिडेंट हो रही है। ऐसे कंडीशन में ये पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है। पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है और पार्शियली क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। डन है। तो ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है ना, ये कैसी होगी? ये अनपोलराइज्ड लाइट होगी, अनपोलराइज्ड होगी, ठीक है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट हुई है ये पोलराइज्ड लाइट होगी। कैसी होगी? पोलराइज्ड लाइट होगी। डन है। यही ब्रूस्टर लॉ है, और इन्होंने इसके बीच में रिलेशन दिया था। इन्होंने कहा था कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इस पोलराइजिंग एंगल के tan के क्या होगा? इक्वल होगा। इन्होंने कहा
अगर कोई एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, रेयरर से डेंसर में ट्रेवल कर रही हो, ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होकर के रेयर से डेंसर में जब ट्रेवल करेगी तो ये पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी और पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी। जो इसका कंपोनेंट रिफ्रैक्ट हो रहा है वो टोटली अनपोलराइज्ड होगा, लेकिन जो इसका कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पोलराइज्ड हो जाएगा। और इस पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ये भी इन्होंने कहा इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो जो सेकेंड मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें और पोलराइजिंग एंगल में इन्होंने रिलेशन बताया था। ब्रूस्टर ने कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू इज इक्वल टू tan IP होगा, ठीक है। IP क्या है? पोलराइजिंग एंगल है। यही था आपका ब्रूस्टर लॉ। तो ये ब्रूस्टर लॉ आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना था जबकि आपके पास IP की वैल्यू गिवन होती थी, तो आप डायरेक्ट tan थीटा का फार्मूला रखे, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व है तो आप डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। डन है। तो आपने देखा क्या कि पोलराइजेशन क्या है और ब्रूस्टर लॉ क्या है। पोलराइजेशन में क्या होता था कि कोई भी लाइट में क्या होते थे, जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर होते थे वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते थे और ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते थे। इस अनपोलराइज्ड लाइट को जब मैं टर्मलिन क्रिस्टल से पास किया तो टर्मलिन क्रिस्टल के एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट थे वो तो उस क्रिस्टल से पास हो गए, बाकी सारे के सारे क्रिस्टल वाइब्रेटर मॉलिक्यूल्स क्या हुए, इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, रोक दिए गए। तो इस तरीके से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से MCQ ये भी बनता है कि जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है पोलराइज्ड लाइट उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। जब मैंने इस टर्मलिन क्रिस्टल को एक जगह पे फिक्स कर दिया है तो मुझे पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या मिलेगी, तो इस पहली वाली अनपोलराइज्ड लाइट का 50% मिलेगा। यह आंसर ध्यान रखिएगा। जब मैंने टर्मलिन क्रिस्टल को फिक्स कर रखा है और एक अनपोलराइज्ड लाइट को इससे पास करवाया है तो जो पोलराइज्ड लाइट मिल रही है उसकी इंटेंसिटी क्या मिलेगी? 50% मिलेगी। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 50% होगी। इनिशियली की कितनी होगी? 50% होगी। बट अगर इस टर्मलिन क्रिस्टल को मैंने इधर उधर रोटेट किया, इस टर्मलिन क्रिस्टल को इधर उधर मैंने क्या किया? रोटेट किया, तो इंटेंसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है। जितना इधर इंटेंसिटी रहेगी उतनी ही इंटेंसिटी इधर रहेगी, क्योंकि जब आप टर्मलिन क्रिस्टल को इधर उधर रोटेट कर दोगे तब तो ये सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, सारे कंपोनेंट को पास कर देगा, और जब सारे कंपोनेंट चले जाएंगे तो इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका स्नैपशॉट लीजिए। आगे हम लोग मेलस लॉ को स्टडी करते हैं। आइए बच्चों हम लोग मेलस लॉ को स्टडी करते हैं। मेलस लॉ क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जब मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर क्या करता हूँ? इंसिडेंट करवाता हूँ, ठीक है। जब मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाता हूँ तो इंसिडेंट होने के बाद वहाँ से लाइट वेव क्या होगी? ट्रांसमिट होगी ना। अगर मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले रहा हूँ और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाता हूँ तो इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होगी? ट्रांसमिट भी होगी। तो जो ट्रांसमिट हो रही है वेव उसकी इंटेंसिटी जो होगी ना वो इस प्लेन पोलराइजर के एनालाइजर के और ट्रांसमिशन के बीच का जो एंगल हो रहा है, इस प्लेन पोलराइजर के एंगल, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल है और ट्रांसमिशन एंगल है, इनका जो एंगल पोलराइजर और ट्रांसमिशन का जो एंगल बन रहा है ना उस एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से समझते हैं। मेलस लॉ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेलस लॉ क्या है? मेलस लॉ, मेलस ने ये कहा था, मेलस ने कहा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, इस प्लेन पोलराइज्ड को अगर हम किसी एनालाइजर पर क्या करते हैं? इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करवाया। अब इंसिडेंट करवाने के बाद ये फिर क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। डन है, ट्रांसमिट होगी। तो ट्रांसमिट होने पर इसकी इंटेंसिटी जो है ना, इस ट्रांसमिट होने वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी इस एनालाइजर या इस
पोलराइजर जो है, ये एनालाइजर जो है ना, इस एनालाइजर और ट्रांसमिशन एंगल, इस एनालाइजर और ट्रांसमिशन एंगल के, अगर ये एंगल थीटा है, इस एनालाइजर और ट्रांसमिशन एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैलस ने ये कहा कि अगर मैं कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेता हूं और उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाता हूं, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाता हूं, तो उस इमर्जेंट या ट्रांसमिटेड जो वेव है उसकी इंटेंसिटी उस एनालाइजर और ट्रांसमिशन के बीच के एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैलस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाता हूं, तो इंसिडेंट होने के बाद वो वेव ट्रांसमिट हो जाएगी। उस एनालाइजर और ट्रांसमिशन के बीच का जो एंगल है, उस एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के इंटेंसिटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दिस इज मैलस लॉ। अगर इस एनालाइजर और ट्रांसमिशन के बीच का एंगल थीटा है, एनालाइजर और ट्रांसमिशन के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। एनालाइजर और ट्रांसमिशन के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो ये इंटेंसिटी जो है, ट्रांसमिशन इंटेंसिटी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कोसाइन ऑफ थीटा के स्क्वायर के। डन है। एक बार और फाइनली सुन लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। मैलस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर पर इंसिडेंट हो रही है, तो उस इंसिडेंट के बाद वो ट्रांसमिट होगी, और इस ट्रांसमिट की इंटेंसिटी इस पोलराइजर और ट्रांसमिशन के बीच के एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज योर मैलस लॉ। डन है। और मैलस लॉ के बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्या? लास्ट में आते हैं कौन? लास्ट में आते हैं आपके, कौन आते हैं भैया? एक आपके साइंटिस्ट होते हैं डॉपलर, है ना? डॉपलर इफेक्ट आता है, ठीक है। लास्ट में एंट्री किसकी होती है? डॉपलर इफेक्ट की होती है, ठीक है। ये डॉपलर इफेक्ट की वैल्यू हम लोग अब स्टडी करेंगे। डॉपलर ने ये कहा था कि जब सोर्स और वेव, जो सोर्स है और सोर्स और बोल सकते हैं हम स्क्रीन, ठीक है, या सोर्स और लिसनर, या जो भी बोल सकते हो आप, सोर्स और क्या लाइट सोर्स है, और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बोल सकते हो, सोर्स और ऑब्जर्वर, ठीक है। एक सोर्स होगा जहां से लाइट निकलेगी, और दूसरा कौन होगा? ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर होगा। ये सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। डॉपलर ने क्या एक्सप्लेन किया कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेंगे, तो उनके रिलेटिव मोशन की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी में, वेव की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग आएगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग आएगा। डॉपलर ने ये बताया कि सोर्स और ऑब्जर्वर ये दोनों जब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेंगे, रिलेटिव मोशन मतलब या तो सोर्स ऑब्जर्वर के पास है, या ऑब्जर्वर के पास सोर्स आए, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वर खुद सोर्स के पास जाए, या दूसरा कंडीशन हो सकता है ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाए, या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, ये डॉपलर ने बताया। डॉपलर ने कहा कि जो अगर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, और नई फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा? न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस माइनस v अपॉन सी, ठीक है। ये डॉपलर का इफेक्ट था। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस माइनस v अपॉन सी। न्यू डैश क्या है? उसकी नई फ्रीक्वेंसी है, और न्यू क्या है? उसकी अब पुरानी फ्रीक्वेंसी थी ना, जो पहले थी, जब ये सोर्स से जो निकल रही है लाइट वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है। 1 प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है कि जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और उसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे। लेकिन जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, उस कंडीशन पे हम माइनस साइन के साथ लेंगे। v क्या है? वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी है,
और दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन वैसे बेसिकली देखा जाए तो कोई एक मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर या तो सोर्स, ठीक है। दोनों में से आप किसी एक की वेलोसिटी ले सकते हो, और वैसे भी मुझे वेलोसिटी किसकी लेनी है, ऑब्जर्वर की लेनी है, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, सोर्स से जो वेव निकल रही है वो वेव की वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो v है ना वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेंगे तो वहां से लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और चेंज कितना होगा, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस माइनस v अपॉन सी। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है, और न्यू क्या है, उसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी है, मतलब सोर्स की पहले की फ्रीक्वेंसी है। अब नई हुई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू डैश हो जाएगी। ये रहा आपका डॉपलर इफेक्ट। तो आप इसका स्नैपशॉट लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अब स्टडी करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, हाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ध्यान से समझिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप मैं आपको इकट्ठा रख करके एक साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर आता है आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके बाद आपका आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। देखिएगा तीनों होते क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास आया था सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें सिंगल लेंस लगा हुआ था, और उस सिंगल लेंस की हेल्प से हम क्या करते थे, पास की चीज़ों को थोड़ा सा जूम करके देखते थे, ठीक है, पास की चीज़ों को थोड़ा सा जूम करके देखते थे, जिसका मैग्निफिकेशन क्या आ जाता था, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आया था 1 प्लस d/f। ये था मैग्निफिकेशन का फार्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख देते थे, व्हेन ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू कहाँ चला जाता था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता था, फोकस पे चला जाता था ना, तो उस समय मैग्निफिकेशन कितना हो जाता था, m इज इक्वल टू d/f हो जाता था, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख देते थे, फोकस पे रख देते थे, उस समय मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू d/f हो जाता था। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था। अब जब सिंपल माइक्रोस्कोप की पावर उतनी हैवी नहीं थी, तो हमने फिर क्या किया, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें डबल लेंसेज का यूज़ किया गया। और डबल लेंसेज में जो हमारा आई पीस लेंस था वो बड़ा था, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो था वो कैसा था, छोटा था। आई पीस लेंस कैसा था, बड़ा था, और ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा था, छोटा था। डन है। तो हमने फिर क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो है, इसमें दो लेंस लगाए गए ना, तो इसका मैग्निफिकेशन और हाई हो जाएगा। किसका, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। डन है। तो इस मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है L/FO इंटू D/FE, और ये हो जाता है हमारा टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या होता है, L और D, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, M इज क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन है, और MO क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जबकि ME क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। और इस MO की वैल्यू है L/FO। L/FO क्या है, L है लेंथ ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब होता है ना जिसको हम स्लाइड करते हैं, आगे पीछे करते हैं, वो ट्यूब का लेंथ है। और D क्या है, मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। एक मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और FE क्या है, आईपीस लेंस का फोकल लेंथ है। FO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है। डन है। इसका टोटल क्या निकला है मेरे पास, मैग्निफिकेशन। अगर मेरे को लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना हो, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, FO प्लस FE, दोनों लेंस का फोकल लेंथ का सम कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए
तो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, इसका जो मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल टू, ये हो जाता है FO अपॉन FE, ठीक है, FO अपॉन FE हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या हो जाता है FO अपॉन FE। इसके लिए भी जो लेंथ ऑफ ट्यूब होता है वो क्या हो जाता है FO अपॉन प्लस FE। इसके लिए जो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाता है वो कितना हो जाता है FO प्लस FE हो जाता है। डन है। और इसका मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है FO अपॉन FE, और लेंथ ऑफ ट्यूब FO प्लस FE हो जाता है। डन है। ये रहा हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स खत्म होता है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं आपसे बचा हुआ है जो आपसे थोड़ा सा भी छूट सके। और एक कंपटीशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंपटीशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचा है जो आपसे पूछा जाए और आपके इस क्लास में ना प्रेजेंट हो। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो सारे मैंने आपको कवर किए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, खुद को जज करेंगे कि मैंने कितना पढ़ रखा है। तो अभी आप इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरीके से चाट डालो, है ना, चाट डालो इन द सेंस इतनी बार देखो ना कि सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में वेव ऑप्टिक्स से इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाना है। कोई भी क्वेश्चन, कहाँ से भी क्वेश्चन लेके आओगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों का एनालिसिस करके ही ये वीडियो आपको कंटेंट दिया है। ये कंटेंट आप बुक में ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देख करके उसको एनालिसिस करें, और आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। खुद से क्वेश्चन बना करके कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और कोशिश ये रहना कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो उसी क्वेश्चन के फ्रेमिंग से ही आएंगे। ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं खुद से प्रैक्टिस इतना करूंगा कि मैं कोशिश यही करूं कि वो जो हमारी क्वेश्चन की फ्रेमिंग रहेगी वो आपके एग्जाम के क्वेश्चन की फ्रेमिंग से डिक्टो मैच करता हुआ मिले। डिजिट की गारंटी नहीं, बट फ्रेमिंग जरूर मैच करेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।